पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? जो बच्चों कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आज आएंगे। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है बेटा? तो ये प्रतीक है बहादुरी का। ठीक है, मैं चार ऑप्शन पर के टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी बेटा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। जो लौह अयस्क होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है राजस्थान में। ये देख सकते हैं आप, ऊंट चल रहा है राजस्थान में, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में बना था स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र। ठीक है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, इससे हमारा अभिप्राय होता है। मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? तो मध्य आय वाला देश हमारा भारत है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बेटा? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, चित्र से देख के पता लग रहा है आपको। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या है? वैश्वीकरण। क्या बेटा? इस चिन्ह से दर्शाया जाता है वैश्वीकरण को। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अफ्रीका में डैश नामक बीमारी सबसे पहले 1980 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई गई थी। तो इस डैश बीमारी का नाम है रिंडरपेस्ट, जिसमें सारे पशु क्या हो गए थे? मरने लग गए थे बीमार होकर। भारत के कुल 24.62% प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर डैश अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देख रहे हैं ना, ये क्या होता है? वर्ण व्यवस्था। मानव विभाजन रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और डैश के आधार पर करती। किसके आधार पर? प्रति व्यक्ति व्यय आय के आधार पर करती है। ठीक है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है बेटा? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी। ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को हम क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। जो, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं बाहर की, हमारे देश में जो निवेश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? तो गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है, जिसका कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों में भेजे जाते थे। उसे मजदूर और मालिक गिरमिट कहते थे। इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। ठीक है, जबरन अंगूठा लगाकर विदेशों में भेजा जाता काम करवाने के लिए, जबरन, तो इन्हें क्या कहते थे? गिरमिटिया। वीटो किसे कहते हैं? वीटो को हम निषेधाधिकार भी कहते हैं हिंदी में। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है मैं आज्ञा नहीं देता हूँ। ठीक है, निषेधाधिकार यानी किसी काम को मना करने की ताकत, ये कोई प्रस्ताव हो सकता है। वीटो, कोई चीज़ तुम पे थोपी जा रही है, तुम उसको मना कर सकते हो कि भाई मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं पसंद। यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये सम्राट लुई 14वां का कथन है। ठीक है, सम्राट लुई 14वां का। बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय सुझाइए। आपने देखा होगा बाढ़ बहुत होते हैं, है ना, तो बाढ़ नियंत्रण का एक उपाय हमको बताना है। ठीक है, क्या हो सकता है? नदियों के ऊपर ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जाएं जिससे हम पानी को एकत्रित कर पाए। ठीक है, और क्या है? सहायक नदियों व धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। ठीक, ये चीज हम कर सकते हैं।
भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन धन कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है झूम खेती। उसे क्या कहा जाता है बेटा? झूम खेती। किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। रेशे वाली फसल देख रहे हो, कपास, सनी, पटसन, मेस्टा रेशे, ये बहुत सारे मैंने एक बोला था, मैंने कई सारे लिख दिए। बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कुल कितने संशोधन किए? तो उसने 4 बार संशोधन किया अपना। ठीक है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? सत्ता के विकेंद्रीकरण से तात्पर्य सत्ता अथवा शक्ति के समान वितरण से होता है। इस व्यवस्था में सत्ता का वितरण केवल एक स्थान पर केंद्रित न होकर अनेक स्थानीय स्तर पर विभाजित कर दिया जाता है, जिससे सत्ता में सबकी समान भागीदारी हो जाती है। तो इसे कहा जाता है सत्ता के विकेंद्रीकरण। देखो बेटा, कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में क्या क्या समानता थी? तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 200 मीटर की दौड़ जीतने के बाद पदक समारोह में अमेरिकी राष्ट्रीय गान की धुन बजते समय अपने सिर झुकाकर हाथों में काले दस्ताने पहनकर रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन किया था। देख सकते हैं, इन लोगों ने हाथ में काले दस्ताने के अलावा काले मोजे पहने थे और इनके पाँव में जूते नहीं थे। रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन ने भी मानव अधिकार बैज पहना। ये किया था उन्होंने, रंग भेद मतलब सफ़ेद काले पे जो भेद होता है ना, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। नवीकरणीय साधन और गैर अनवीकरणीय साधन का एक एक उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय साधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा बार बार बन सकते। अब नवीकरणीय क्या है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस एक बार खत्म हो गया तो दोबारा इसको बना नहीं सकते तुम। अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय सुझाइए। ठीक है, अतिरिक्त रोजगार। किसान खेती में विविधता लाए, खेती के अलावा बागवानी, पशुपालन, जैविक खेती, मछली पालन अपनाए, इससे वो अतिरिक्त रोजगार बना सकता है। सरकार को किसानों को सस्ती दरों पर और ऋण के औपचारिक स्रोतों से ऋण उपलब्ध कराना, मतलब जो आपको देते हैं ना, पैसे देते हैं, सहायता करते हैं, सरकार को भी करनी चाहिए किसानों के अच्छे भविष्य के लिए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो प्रौद्योगिकी में तो तीव्र उन्नति। देख रहे हो ना, इंफॉर्मेशन में, हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में जितना उन्नति होगा उतना वैश्वीकरण तेजी से बढ़ेगा। अब आते खंड भाव वाले प्रश्न। रेशम मार्ग से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता था? जो ये जो मार्ग था ना, रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग से चीन रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन भेजता था। भारत मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर भेजता था। और रोम से सोना, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने आते थे। ठीक है, तो रोम, चाइना और भारत ये होते थे रेशम मार्ग कहा जाता था इनको। वेना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ठीक है, 1815 की वीना संधि के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। ये संधि हुई थी, आप चित्र में देख सकते हैं। उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना हुई। दक्षिण में जेनेवा को पिंडमांड के साथ मिला दिया गया। प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया और फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना की गई। ठीक है, राजतंत्र की पुनः स्थापना की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की गई। लोगों को वहां एकत्रित होने दिया गया। जब लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए तो वहां जनरल डायर बख्तरबंद गाड़ियों तथा सेना के साथ जा पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे शांतिमय लोगों पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। मरने वाले भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी। ऐसा करने के पीछे जनरल डायर का उद्देश्य अनैतिक प्रभाव पैदा करना व सत्याग्रही लोगों के मनों में आतंक और भय की भावना भरना था। इतनी भारी जनसंख्या में निर्दोष लोगों की हत्या के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला दिया। ठीक है, तुमसे पूछ सकते हैं कि देखो ये चित्र आप देख सकते हैं, ये जो दीवार है आज भी इनमें गोलियों के निशान दिखेंगे तुम्हें। ठीक है, ये है जलियांवाला कांड। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है। यह आम हितों, आपसी ज़रूरतों, साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोग से निपटने का एक एजेंडा है। एजेंडा 21 का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 बनाना चाहिए। संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। संकटग्रस्त जातियां क्या होती है? वे जातियां जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए, वे निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, जैसे गैंडा, गोडावन, ये सब जातियां संकटग्रस्त जातियां। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण के लिए संस्थापित संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वे प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर। ठीक है। अभयारण्य में संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें वन्य जीवों के शिकार एवं आग्रह पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। कुछ प्रमुख वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है और ये कहलाते हैं अभयारण्य। ठीक। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण प्रभाव को स्पष्ट करना है। इससे कई गुना निवेश साधनों, बाजार आदि की सुविधाओं में बढ़ गया। इससे कृषि उत्पादन तो बढ़ा, परंतु इससे साथ ही बाजारों में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ी। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, पीली और नीली क्रांति आई, जिससे दूध, तिलहन, मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो ये चीजें हमारे को देखने को मिली। बहुसंख्यवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? तो पहला कदम ये था बेटा, 1956 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण तथा बढ़ावा देगी। श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता से अलग रखा जाएगा। ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है। कोरी एवं अब्राहम के अनुसार संघवाद सरकार का एक ऐसा दोहरापन है जो विविधता के साथ एकता का समन्वय करने की दृष्टि से शक्तियों के प्रादेशिक व प्रक्रियात्मक विभाजन पर आधारित होता है। इससे स्पष्ट है कि संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण शक्तियों और सत्ता का सामान्य सरकार और राज्य सरकारों के मध्य वितरण होना है। ठीक। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक किस प्रकार अंतर्संबंधित है, व्याख्या करें। तो सामाजिक विभाजन राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। कई बार इन विभाजनों का फायदा उठाकर राजनीतिक होड़ अपने फायदे देखती है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की प्रतिद्वंदिता के कारण समाज में फूट की स्थिति उत्पन्न होती है। राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए इन विभाजनों को और बढ़ावा देती हैं। यदि समाज में व्याप्त विभाजन के हिसाब से राजनीतिक दल होड़ करने लगे तो वह विभाजन में बदल सकता है और देश में विभाजन हो सकता है। ऐसे अनेक देशों में हुआ भी है। ठीक है। और ऐसा आजकल चल भी रहा है। उदाहरण के लिए उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड लंबे समय से जातीय और राजनीतिक टकराव की स्थिति में रहा। अंत में 1998 में दोनों पक्षों में समझौता हुआ और यह हिंसक आंदोलन समाप्त हुआ। यूगोस्लाविया में भी सामाजिक और राजनीतिक विभाजन का अंत सुखद नहीं रहा। वहाँ देश का विभाजन होने के कारण राजनीतिक दलों की होड़ रही, क्योंकि वहाँ की सरकार ने सभी वर्गों को सत्ता की भागीदारी में साथ लेने का प्रयास नहीं किया। अतः वहाँ के 6 गणतंत्र और 8 राज्य बन गए। विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। पिछली सदी में दुनिया की तेजी और औद्योगिकरण से स्थायी विकास का मुद्दा उभरा है। यह महसूस किया जाता है
कि आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत शोषण किया है। स्थिरता प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक सभी के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें सरकार अधिकांश संपत्तियों का मालिक है और अधिकांश गतिविधियों का संचालन भी करती है। सरकार उत्पादन और वितरण के साधनों को नियंत्रित करती है। यह क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और लोगों को सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं। उदाहरण, भारतीय रेल, डाकघर, ये सार्वजनिक क्षेत्र हैं। निजी क्षेत्र क्या हो गया, जैसे ये रिलायंस है ना, जियो, वह क्षेत्र जहां संपत्तियों का स्वामित्व एक व्यक्तित्व अथवा व्यक्तियों का समूह या कंपनियों के हाथों में होता है, वे निजी सेवक के रूप में जानी जाती हैं। इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ है। वो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। निजी क्षेत्र के उद्देश्य के उदाहरण है टिस्को, मुंबई और अहमदाबाद आदि में कपास वस्त्र उद्योग, रिलायंस, टिस्को। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं दो स्रोतों की व्याख्या कीजिए। साख की औपचारिक स्रोत से तात्पर्य उन संसाधनों से जो बेहद कम दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये संस्थान बैंक, सहकारी समितियां, अन्य आधिकारिक वित्तीय संस्थान आदि होते हैं। यह औपचारिक स्रोत एक निश्चित और बेहद कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के लिए किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कारण है, ऐसा इसलिए किया गया ताकि विदेशी स्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए। प्रतिस्पर्धा से भारत के नव उदित उद्योग ठप पड़ सकते थे, इसलिए ऐसा किया गया। अब बड़े प्रश्न आएंगे। नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो कुछ प्रमुख विशेषता मैं बताता हूँ। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त करके कानून के समक्ष सबको समानता का नियम लागू किया गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाना, सामंती प्रथा की समाप्ति, किसानों को भू राजस्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति। ठीक है। चौथा, कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रण की समाप्ति, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। मानक मापतोल के पैमाने, नई मुद्रा चलाई गई। वस्तुओं और पूंजी के राष्ट्रीय आवागमन से सहूलियत दी गई। जालवेराइन संघ की विशेषता लिखिए। या तो प्रशा की पहल पर सन 1834 में जालवेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया। इसकी स्थापना के साथ ही अधिकांश जर्मन राज्य इसका हिस्सा बन गए। ठीक है, और इस संघ में जर्मनी के एकीकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संघ ने सर्वप्रथम शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और 30 से अधिक मुद्राओं को 2 मुद्राओं तक सीमित कर दिया। तो ये था जालवेराइन। आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बांध द्वारा खेतों की सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। बांध द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, बाढ़ की रोकथाम में भी बांध का हाथ है। इसके द्वारा मिट्टी के कटाव को भी नियंत्रित किया जाता है। बांध बनाकर मछली पालन किया जा सकता है। नहरें निकालकर सिंचाई, यातायात की सुविधा बढ़ाई जा सकती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 उपाय, बहुत सारे उपाय हैं बेटा, जो अपने शब्दों में आप बनाकर इसको लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना। आसान क्वेश्चन है, अपने शब्दों में भी आप बना सकते, लिख सकते हैं। आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? कोई 3 तर्क देखिए। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौती है। यह 2 धर्मों, उनमें पाए जाने वाले धार्मिक उपसमूह के बीच एकता व सामंजस्य की भावना को जागृत करना है। भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों में मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग माना जाता है। हिंदू मुस्लिम के बीच विभिन्नता मुद्दों को लेकर परस्पर तनाव बने रहते हैं तथा कई क्षेत्र में लगातार दंगे भी होते रहते हैं,
जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है और सांप्रदायिक दंगों के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच परस्पर विश्वास के साथ स्थान पर निरंतर दुश्मनी की भावना विकसित हुई है। ठीक है। या फिर जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। तो पहला सुझाव मेरा ये है, आर्थिक समानता कम करने के लिए जाति आधार पर आरक्षण खत्म करके आरक्षण का आधार आर्थिक किया जाना चाहिए। जो कैटेगरी में छूट मिलता है जाति के आधार पर नहीं होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाना चाहिए। रोजगार पर कौशल विकास, ऋण की सहज उपलब्धता और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी कुछ ऐसे प्रावधान है जो भारत सरकार कर सकती है। ठीक है, इससे इन चीज से निपटारा पाया जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। मुद्रा मतलब पैसा, मुद्रा वस्तु विनिमय, कुछ खरीदने के लिए कुछ देना पड़ता है, वो हम क्या देते हैं? मुद्रा देते हैं। मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या सुलझाती है। जैसे एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु नहीं है परंतु वह बाजार से कपड़ा खरीदना चाहता है, तो मुद्रा का प्रयोग कर वह कपड़ा खरीद सकता है। इस प्रकार दोहरे संयोग की समस्या का समाधान हो जाता है। या फिर ये क्वेश्चन था, अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। देखो बेटा, स्वयं सहायता समूह का गठन वैसे गरीबों के लिए किया जाता है जिनकी पहुंच ऋण के औपचारिक स्रोतों तक नहीं होती, मतलब बैंक यहाँ तक वो नहीं पहुंच सकते। कई ऐसे कारण हैं जिनसे ऐसे लोगों को बैंक या सहकारी समिति से ऋण नहीं मिल पाता है। ये लोग इतने गरीब होते हैं कि अपनी साख को सिद्ध नहीं कर पाते। उनके द्वारा लिए गए ऋण की राशि इतनी कम होती है कि ऋण देने में आने वाले खर्चे की वसूली भी नहीं हो पाती। अशिक्षा, जागरूकता के अभाव से उनकी समस्या और भी बढ़ जाती है। स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों को छोटा ऋण देती है ताकि उनकी आजीविका चलती रहे। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों को ऋण अदायने की आदत भी डालती है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है, बड़े प्रश्न मतलब निबंध टाइप लिखने में पड़ते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चंस। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, महात्मा गांधी जी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। गांधी ने अपने तकनीकों को धीरे धीरे विकसित और सुधार किया और मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरे देश को एक छत्र के नीचे लाने में समक्ष थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य यह था कि गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर को घटाए, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, नमक कर समाप्त हो, भू राजस्व कम हो, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, कपड़ों का आयात कम हो। ये सब वो चाहते थे, लेकिन वायसराय ने गांधी जी की इन मांगों को अस्वीकार करके इसी कारण गांधी जी ने योजनानुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसका क्या महत्व था? इस आंदोलन ने नमक कानून को समाप्त कर दिया। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सामाजिक जड़ों को रखा और उन्हें मजबूती दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं? इसके प्रकारों के बारे में बताएं। जो समूह एक सीमित समय सीमा में किसी एक लक्ष्य को तथा बड़ी समय सीमा में किसी एक व्यापक लक्ष्य को पाना चाहती हैं, आंदोलनकारी समूह कहलाते हैं। ठीक है, नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। ठीक है, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऐसे ही आंदोलनों का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए।
यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलनों के उदाहरण है। ठीक है, अब मानचित्र पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। भारत के नक्शे में इन जगह को दिखाना है। रावत भाटा, तो यहाँ होता है बटा रावत भाटा। ठीक, नासिक, ये हमारा नासिक है। नेवेली, यहाँ हमारा नेवेली है, और ये हमारा तलचर है। ठीक, या फिर गया, गया यहाँ पर है। मारिया भाग, ठीक है, मारिया गांव यहाँ पर है। नीलोर, नीलोर यहाँ पर है। अजमेर यहाँ पर है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। अगर ऐसा है तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। जय हिंद।